अधिकारी क्या करते रहते हैं जो गैर कानूनी इन तमाम कॉलोनियों में यही स्थिति होती है। देखिए, सच ये है कि अवैध कॉलोनियां जो बनती हैं इसमें सरकार के अधिकारी, पुलिस और लैंड माफिया सबकी मिलीभगत से बनती है। 1998 में जब हाई कोर्ट के अंदर ये केस गया था दिल्ली की अवैध कॉलोनियों का, तब मुख्यमंत्री माननीय साहब सिंह जी वर्मा खुद पेश हुए थे। तब दिल्ली में 1000 कॉलोनियों की लिस्ट बनी थी जी। और वही 2007 में जब सत्ता में कांग्रेस को बने हुए 9 साल हो गए थे, 2007 में काउंटिंग की गई तो कॉलोनियों की संख्या बन गई 1700। इट मीन दिल्ली के अंदर इतनी अवैध कंस्ट्रक्शन की गई इन दिनों के अंदर कि 1000 से 700 कॉलोनी और बढ़ गई। और आज उनमें कितनी अवैध कॉलोनियों के अंदर किस छोटी छोटी रोड पर मकान बनते चले गए। नहीं तो आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आर्य साहब, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यही तो सवाल उठता है। निश्चित तौर पर इसमें जिम्मेवार यहाँ के प्रशासक, यहाँ के पुलिस, यहाँ के अधिकारी, तीनों का नेक्सस बना रहता है जो इसमें है। निगम केवल क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित है, पूरी सरकार के पास राज्य, हमारे पास कोई अधिकार नहीं रहता। मैं निगम दिल्ली की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि हमने अपने यहाँ जो डीसी थे, पहली बार शादरा में कांड हुआ था तो आप याद करें अजय जी, हमने उनको पहली बार सस्पेंड किया था, लेकिन किसी बड़ी अफसर को सस्पेंड किया तो हमने किया था। सुभाष आर्य जी, उसके बाद सुभाष आर्य जी, बस एक बात बता दीजिए, किसी अधिकारी को सस्पेंड कर देने का मतलब यह है कि जांच होगी, जांच होने के बाद जाहिर सी बात है लोग भूल जाते हैं, चीजें आनन फानन हो जाती है, अधिकारी वापस आ जाता है। क्या आज तक किसी की नौकरी गई है? क्या किसी को डिसमिस किया गया है? 9 आदमियों को टर्मिनेट किया था, 9 सीधे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को। आप उस समय आज तक में थे, याद करिए कि हमने उसको 9 इंजीनियर्स को टर्मिनेट किया था, लेकिन पुनः वह कोर्ट से बहाल होकर आ गए। अब टर्मिनेट करने के बाद पहली बार 9 लोगों को बहाल किया था हमने टर्मिनेट। अब याद करें, हम तो जो कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन लॉ और पुलिस और अधिकारियों के बीच में तो ये साठगांठ है, वो बहुत बड़ा नेक्सस है। चलिए, नेक्सस तो बहुत बड़ा है ही। देखिए आर्य साहब, नेक्सस तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल ये उठता है कि इस नेक्सस को तोड़ने के लिए हम लोग कर क्या रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार किसी की भी हो, नगर निगम पर किसी भी पार्टी का अधिकार हो, काम कोई नहीं करता, निगरानी कोई नहीं रखता, और अगर रखता तो अवैध कॉलोनियों में इस तरह से इमारतें नहीं बनती। आइए हम चलते हैं रफीकुल्लाह के पास, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रफीकुल्लाह, ये बताइए कि वहां पर जो लोग आपके साथ हैं इस तरह के घरों में क्यों रहते हैं जहां वो खुद जानते हैं कि उनके लिए ये मौत का सामान है? देखिए, यहाँ मुंबई में जिस प्रकार रहने की समस्या है और जिस प्रकार से गरीब लोग काम की तलाश में मुंबई में आते हैं, और घर इतने महंगे हैं कि कहीं भी रहने के लिए लोग मजबूर होते हैं और कहीं भी रहते भी हैं। हम जानते हैं यहाँ के कुछ लोग हैं कि यहाँ जिस प्रकार से मुमरा में और पूरे मुंबई में ठाणे में लोग रहते हैं, आपने इतने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करके कंप्लेंट्स भी करी थी कि ये इमारत गिरने वाली है, फिर भी लोग यहाँ कैसे रहते थे? ये इमारत नहीं, कई इमारत, इधर के जितने भी अनलीगल जो बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर जो बने थे उन लोग के सबके बारे में दिया था, कारपोरेटर से लेके सबको लेटर दिया था। 3 बार ये प्रूफ के दिया था, उन लोग का ओसी लिया था, फिर भी उन लोग ने कार्रवाई नहीं किया। 18 मार्च में ये जो स्ट्रक्चर बना था, 18 मार्च में इसका 3 स्लैब हुआ था। 3 स्लैब होने के बाद में ये 1 अप्रैल में ये पूरा 7 माला होके 4 अप्रैल में 6 बजे ये गिर गया। देखिए, लोग इसलिए रहते हैं कि बिल्कुल लोगों को उपलब्ध रफीकुल्लाह, हम आपको बीच में जरा रोकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ सुभाष बोयर जी जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व मेयर रहे ठाणे के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष जी, ये बताइए कि जो हादसा मुमरा में हुआ है, ये अपने आप में प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्डर, कॉरपोरेशन में काम करने वाले तमाम लोग सब मिलजुल कर आम आदमी की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि नहीं ऐसा हो रहा है? नहीं, सही बात है कि सभी मिलके मिली भगत है और मुमरा के तमाम लोगों के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। और मुझे यकीन है कि इस बारे में अभी शासन सख्त इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। हमको खाली सस्पेंड करके इनके ऊपर कार्रवाई से समाधान होने वाला नहीं है। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको डिसमिस करना चाहिए,
डिसमिस करने के साथ साथ उनके ऊपर 302 का गुना दाखिल होना चाहिए, जो कि सबको सबक मिले। इतने के ऊपर ही हम लोग चुप बैठने वाले, जो अवैध बांधकाम करने वाले जितने बिल्डर्स हैं, इनके बारे में महानगर पालिका में हम लोगों ने इस बारे में पत्र दिया था। उस पत्र में स्पष्ट लिखा था कि ये जो बांधकाम हो रहे हैं वो निष्कुट दर्जे के हो रहे हैं, जिसमें किसी भी तरह का दर्जा नहीं है, और इस कारण यहाँ पे कभी भी जीवित हानि हो सकती है। पहला ही लिखा है 7 तारीख के हमने पहला लेटर में। भोयर जी हम आपसे जाना, आप भोयर जी आप कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर आप लोग प्रशासन के पास जा चुके हैं। तमाम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है, आप भी मेयर रह चुके हैं, आप भी जानते हैं कि किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, लेकिन ये होता क्यों है? सवाल ये उठता है कि जब बिल्डर पैसे का लेन देन कब तक होता रहेगा? नहीं, ये कब तक होता रहेगा इसके बारे में पूरी हम लोग उसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश भी कर रहे हैं, मगर इस बारे में आपसे कहना चाहूंगा जी कि पूरे ठाणे महानगर पालिका में 4 विधायक है, जहाँ हमारे पार्टी के 3 विधायक है, एकनाथ शिंदे साहब जी, प्रताप सरनायक जी और राजेंद्र विचारे जी। इनके विभाग के अंदर 2% इनलीगल बांधकाम हो रहे हैं, और जो कलवा मुमरा जो क्षेत्र आता है वो एनसीबी का देखिए पार्टियां क्षेत्र आता है, वहाँ पे भोयर जी पार्टियां आती और जाती रहती हैं। भोयर जी आप भी जानते हैं पार्टियां आती और जाती रहती हैं सत्ता में, चाहे नगर निगम हो या फिर राज्य सरकार हो, लेकिन स्थिति यह है कि नियमों का पालन कोई नहीं करना चाहता। स्थिति यह है कि बिल्डर जहां चाहते हैं वहां पैसे के दम पर अपनी इमारतों को खड़ा कर देते हैं, लोग उसमें रहने को मजबूर हो जाते हैं क्योंकि रहने की जगह नहीं मिलती है। तो जाहिर सी बात है लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो 302 का मुकदमा लगाने की बात आप कर रहे हैं, क्या इस बात को लेकर आप आगे बढ़ना चाहेंगे? क्या आप चाहते हैं कि इसे एक मुहिम के तौर पर लागू किया जाए? और मुमरा में ऐसी कितनी इमारतें होंगी आज जो कि इस तरीके से खतरनाक हो सकती हैं? मैं इस बारे में यह कहूँगा, जो भी इस बारे में जो भी इलीगल बांधकाम करे, वो बिल्डर हो, कारपेंटर हो या आमदार हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करे सरकार। हम उसके साथ है। जो शासन के माध्यम से जो अमेंडमेंट मंजूर हुआ था, राज्यपाल ने उसको मंजूरी दी थी, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए था प्रशासन ने। उसने क्या है, उसमें स्पष्ट लिखा है अगर अवैध बांधकाम करने में अगर प्रशासन हो, नगर सेवक हो, आमदार हो या पुलिस स्टेशन का कोई अधिकारी हो, वो अगर इसमें आता है तो उसको उसी वक्त उसके ऊपर दोष डाल के उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, पर कार्रवाई हो नहीं रही। इसका मतलब प्रशासन ही उसके बारे में सोच नहीं रही है। बिल्कुल भोयर जी, यही मुद्दा हम उठा रहे हैं। न्यूज नेशन यही बात दरअसल सबके सामने रखना चाहता है कि हम तमाम बातें जरूर करते हैं, लेकिन इस तरह की इमारतें जब गिरती हैं तो यहां पर मामला सिर्फ एक ही बनना चाहिए, धारा 302 लगाकर हत्या का आरोप लगाया जाना चाहिए उन तमाम बिल्डरों के ऊपर, उन तमाम अधिकारियों के ऊपर जिनकी निगरानी में ऐसी इमारतें बनती हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि जिम्मेदारी हम खुद नहीं निभाना चाहते। इन लोगों के खून का कहीं ना कहीं हिसाब तो होना चाहिए। आइए एक और रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं कि कैसे एक के बाद एक परिवार अपने परिजनों के खोने का दर्द कैसे महसूस कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मुंब्रा में हुए मौत के तांडव में हाशिम शेख ने अपने बड़े भाई को खो दिया। हाशिम के बड़े भाई माबूद लकी कंपाउंड में मजदूरी का काम करते थे और हादसे के वक्त वो इमारत की 8वीं मंजिल पर काम कर रहे थे, लेकिन 4 मार्च को हुए हादसे में माबूद शेख भी मौत के मुंह में समा गए। वो काम गया रेती उठाने के लिए, उस टाइम 6 बजे ये हो गए। आपको कैसे पता चला कि बिल्डिंग गिरी और आपके भाई की डेथ हुई है? मेरा जीजा जी मेरे को फोन किया। उसके बाद आपने क्या किया? मैं उधर गया। उसके बाद आप हॉस्पिटल गए या कहाँ? हाँ, मैं उधर जाके 10 बजे इधर अस्पताल में आया। माबूद पेशे से एक मजदूर थे और उनकी मौत के बाद परिवार के सामने पेट पालने का सवाल खड़ा हो गया है। भाई की मौत के साथ ही साथ हाशिम के सामने परिवार को पालने की जिम्मेदारी भी खड़ी है और हाशिम दर्द की इस दोहरी मार को झेल रहे हैं। हाशिम के जैसी ही कहानी मालदा के उन 12 मजदूरों की जो इस हादसे में काल के गाल में समा गए। मालदा के मोटभारी इलाके के ये मजदूर 2 जून की रोटी की जुगाड़ में मुंबई आए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि मुंब्रा के इस अपार्टमेंट में मौत उनका इंतजार कर रही थी। हादसे के बाद से इस पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। वो लोग काम करने गया था, टावर में लेबर का काम करता था, तो उस वक्त लोग मारा गया। उसको वहाँ से लाने के लिए हम लोग चीफ मिनिस्टर का ऑफिस से बात किया और जैसे कि गवर्नमेंट थोड़ा हेल्प करे हम लोग को, और वहाँ से हम लोग को डेड बॉडी को ला पाएंगे, तो वो सब फीडबैक दिया कि वो लोग ला रहे हैं।
और जो भी व्यवस्था करना है कर रहे हैं। 30 साल के इमरान सैयद तो मानो जिंदगी जीने की चाहत भी खो चुके हैं। बिल्डिंग हादसे में इमरान तो बच गए, लेकिन उनकी गर्भवती पत्नी और बेटी नहीं बच पाई। उस वक्त जब मैं सो रहा था तो अचानक बिल्डिंग गिरी, मैं कपाट पलंग के अंदर घुस गया। अब मेरी वाइफ जगह पे मर गई, बच्चा था पेट में, वो भी खलास हो गया। बच्चा एक और था मेरे बाजू में, क्या पता बचा कि क्या नहीं बचा है, बता नहीं सकते। वक्त तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन किस्मत ने इन लोगों से जो छीना है वो कभी वापस नहीं मिल सकता। मुंब्रा में लगातार हो रहे अवैध निर्माण का मूल कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। बिल्डर अपनी इलीगल बिल्डिंगों को बचाने के लिए मजदूर और उनके परिवार वालों को इन्हीं बिल्डिंगों में रखता है, ताकि महानगर पालिका की तोड़क कार्रवाई से बचा जा सके। और यही कारण है कि इस दुर्घटना में ज्यादा से ज्यादा मजदूर और उनके परिवार वालों की मृत्यु हुई। कैमरामैन ऋषिकेश के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, ठाणे। 3 परिवारों की कहानी अभी हमने आपके सामने रखी और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार जिंदगी की कीमत या मोल वाकई में हमारे अधिकारियों और हमारे प्रशासकों और हमारे राजनेताओं के लिए है भी या नहीं। ठाणे में जो हादसा हुआ, अब सरकार से लेकर प्रशासन तक हर कोई चौकन्ना होने का दावा कर रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बिल्डिंग के खिलाफ और खास करके बिल्डर के खिलाफ लगातार शिकायतें की जा रही थी, लेकिन उनकी याचिकाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अगर वाकई में यह ध्यान दिया गया होता, वक्त रहते अधिकारियों ने इस तमाम याचिका पर कार्रवाई की होती, तो आज ये हादसा नहीं होता जिसमें 52 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हमारे संवाददाता पंकज ने इन तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की और यह भी समझने की कोशिश की कि कैसे गैर कानूनी तरीके से इस मौत के सामान का इंतजाम किया जा रहा था। जो यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई थी वो अवैध थी, इसकी जानकारी सरकार को थी, प्रशासन को थी। यहाँ के एक नागरिक ने सरकार को बाकायदा लेटर के जरिए ये जानकारी दी थी। हमारे साथ पाटिल साहब हैं, उनसे पूछते हैं आपने किस तरह से ये जानकारी दी थी, क्या क्या बताया था? ठाणे महापालिका वार्ड क्रमांक 64B इस एरिया में अवैध निर्माण हो रहे, इसकी जानकारी मैं लिखित 7 फरवरी को पालिका आयुक्त राजीव सर और उनके जो DMC है, AMC है, उनको दी थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहब है, उनको भी दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में 7 मार्च को भी मैंने सेम प्रोसीजर किया, फोटो दिया, एरिया का नाम दिया, भाई इधर से अवैध बांधकाम पूरे वार्ड में चालू है, आप कार्रवाई करो। कार्रवाई मीन जमींदोज कार्रवाई करो। थतुर मधुर कार्रवाई हो गई। उसके बाद 18 मार्च को भी मैंने लेटर दिए और बेकायदा फोटो दिए, भाई कार्रवाई आप करो, लेकिन ओनली थातुर मधुर एक्शन वर टेकन, नॉट फुली डिमोलिशन एक्शन वर टेकन। किस तरह की इस यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होता था, क्या क्या इलीगल चीजें होती थी? इधर पूरा पानी तो मारते भी नहीं थे कंस्ट्रक्शन के लिए, सीमेंट भी भूसा, रेती की जगह भूसा यूज करते थे और लोखंड भी पतला यूज करते थे। ये फोटो आपने दी है, क्या है इस फोटो में? हम जूम करके दिखाना चाहेंगे कि ये जब बिल्डिंग बन रही थी उस वक्त की ये फोटो दी गई थी, सभी सरकारी दफ्तर में जमा किया गया था, इसकी जानकारी दी गई थी। उसके बाद इस तरह की एक और फोटो दी गई थी कि ये कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है, इसे रोका जाए, लेकिन फिर भी कोई रोका नहीं गया। फिर ये बिल्डिंग के 3 फ्लोर बन गए, उसकी भी जानकारी दी गई, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो साफ तौर पे पता है कि सरकार के कुछ लोग हैं वो लगातार इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जुड़े हुए नजर आ रहे थे। पाटिल साहब ये बताइए कि जिस तरह से ये पूरा मामला आया है, बिल्डिंग गिर जाना, 3 महीने में बिल्डिंग बन जाती है, तो किस तरह से ये पूरा काम होता था, किस तरह से इस बिल्डिंग को बनाया जाता था, क्या कारण होता था इसका? इस पूरे वार्ड में कम से कम 100 के ऊपर बिल्डिंग काम चल रहे हैं, उसके बारे में सब में जानकारी दी, भाई इलीगल है। अगर इधर हादसा इन केस अर्थक्वेक 2.0 आ गया तो पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर सकती है, हजारों लोग मर सकते हैं। इसके लिए जिम्मेदार आप खुद होंगे, ऐसा मैं लेटर में भी लिखा है और वही ऐसा हो गया। तो जिस तरह से यहाँ पर बिल्डिंगें बनाई जाती थी, घर बनाए जाते थे, क्या कारण लग रहा था कि इस तरह की बिल्डिंग बना के जगह हड़पने जैसा कुछ कार्य लग रहा था? ना, जगह हड़पने का भी है और इधर पैसा कमाना है, पैसा कमा के बिल्डर लोग भाग जाएंगे, मरेंगे बेचारे गरीब लोग। तो इस मामले में क्या अब आगे कार्रवाई आप करना चाहिए? मैं भी इसके ऊपर रिट दाखिल करने वाला था, मेरे को माहिती के अधिकार से महापालिका ने इंफॉर्मेशन दी नहीं, तो आज रिट दाखिल की होती। तो देखिए ये बात साफ है कि जिस तरह से जानकारी इस पूरे मामले की सरकार को दी गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर कदम समय पे उठाया जाता तो इस तरह का हादसा नहीं होता। राइए, अब आपको ले चलते हैं रफीक उल्लाह के पास, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रफीक, ये बताइए कि लोग इस पूरे मामले को लेकर सजग रहे हैं,
लेकिन क्या किसी अधिकारी से किसी ने बात की? कोई बता रहा है कि वाकई में लोगों को जानकारी थी इस पूरे मामले की? कैसे ये साठगांठ का भरा ऑपरेशन चल रहा था? जी बिल्कुल, यहाँ एक नहीं